Hello, welcome back my channel. Myself Amrita Nagar. My चैनल में आपका बीए पॉलिटिकल विषय के जो आपका सिलेबस है वो बीए थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट को आज मैं डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें आपका सिलेबस में आपका जो फील्ड वर्क ट्रेडिशनल सोशल साइंस का वर्क है इसमें, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में आपको पहले ही करा चुकी हूँ जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेकेंड यूनिट आज मैं कराऊंगी। देखिए, नेक्स्ट कंटिन्यू हम चलते हैं। इस पर आपका सिलेबस होगा नेक्स्ट सेकेंड यूनिट का, जैसे कि अनुभवजन्य अनुसंधान, एम्पिरिकल रिसर्च। अनुभवजन्य एक प्रकार का अनुसंधान है जो आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष अवलोकन और अनुभवों को आधारित होता है। इसमें तथ्यों और प्रमाणों को इकट्ठा करने की वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान अनुशिष्टता ऑब्जेक्टिव पर जोर देता है। उसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की घटनाओं को समझना या उसकी व्याख्या करना होता है। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है इसकी? कर्ट लेविन के अनुसार अनुभवजन्य एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें अनुभवजन्य प्रमाणों के माध्यम से सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने इसको बहुत लैंग्वेज में भी दिया हुआ है आपको, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी में कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको दिए हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपका रहेगा, देखिए अनुभवजन्य अनुसंधान की प्रमुख विधियाँ। मेथड्स ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, एंड प्रयोगात्मक विधि आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड, साक्षरात्मक विधि, इंटरव्यू मेथड, केस स्टडी विधि, एंड सामग्री विश्लेषण, आपका समूह चर्चा, फोकस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपका दस्तावेजीकरण विधि का डॉक्यूमेंट्री कल मेथड्स। आपका इन सभी पर मैंने जो वर्क किया है इस पर देखिए अलग अलग तरीके का आपका मैंने मेथड्स इसको बोथ लैंग्वेज में कराया है। एंड द नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अनुभवजन्य अनुसंधान। अनुभवजन्य अनुसंधान का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुसंधान समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम आपकी अनुसंधान की पहचान, अनुसंधान प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट विषय तथा समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। यह शोध के माध्यम से हल करना या समझना होता है। यह एक अच्छी तरह से परिभाषित अनुसंधान समस्या अनुसंधान के पूरे ढांचे को प्रभावित करती है। देखिए, अनुसंधान समस्या की परिभाषा क्रॉफोर्ड के अनुसार। क्रॉफोर्ड ने इस अनुसंधान समस्या को स्थिति कि जिसमें एक शोधकर्ता किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने की किसी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। ठीक है, इसको भी मैंने बहुत लैंग्वेज में यहाँ पर दिया है, इसमें आप देखिए। एंड द नेक्स्ट आपकी है इसके स्टेप्स ऑफ द अनुसंधान समस्या का पहचान के चरण, स्टेप्स। देखिए, आपका है क्षेत्र का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। सबसे पहले उसको व्यापक क्षेत्र का चयन किया जाता है, उसमें शोध किया जाएगा, जैसे शिक्षा, समाज विज्ञान या प्रौद्योगिकी। एंड नेक्स्ट मुद्दे की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज। उसके अंदर जो भी उन समस्याओं को सवालों का पहचानना जो महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और अनुसंधान योग्य हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को सीखने की कठिनाइयाँ आती हैं, उनको निवारण करने के लिए ये सब उसमें किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है पृष्ठभूमि, नंबर थर्ड, पृष्ठभूमि अध्ययन, बैकग्राउंड स्टडी। हमारी बैकग्राउंड स्टडी किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, समस्या से संबंधित उपलब्ध साहित्य, रिपोर्ट और पिछले शोध का अध्ययन करें। इसके अनुसार यह समस्या की गहराई और उसके संदर्भ को समझने में मदद करता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट आपका आता है इसमें नंबर 4, यह है समस्या को परिभाषित करना।
समस्या को परिभाषित स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि परिभाषा समझने की योग्य और मापने योग्य हो। नेक्स्ट नंबर 5, उद्देश्य और सीमाएं तय करना। सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स। अनुसंधान का उद्देश्य उसकी सीमा को स्पष्ट करना होता है, जैसे कि छात्रों को सीखने की कठिनाइयों के कारण उसको अध्ययन करना होता है। प्रासंगिक के महत्व आपका यह सुनिश्चित करें कि समस्या समाज विज्ञान या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रासंगिक की और महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए जैसे छात्रों को सीखने में कठिनाइयों का समाधान शिक्षा प्रणाली को सुधार करता है। आपका नेक्स्ट आता है व्यवहारिक और संसाधन। व्यवहारिक और संसाधन यह समस्या के अध्ययन के लिए आवश्यक संसाधनों, समय और बजट का आंकलन करें। यह देखें कि शोध करना व्यवहारिक है या नहीं। इसमें यह समझना आवश्यक होता है हमारा समय भी, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, बजट के उसमें अनुसार हमें आंकलन करना चाहिए। अनुसंधान की अच्छी अनुसंधान समस्या की जो विशेषताएं होती हैं वो स्पष्टता होती है, क्लैरिटी एंड मौजूद जानकारी पर आधारित होती हैं। उसमें हमें स्पष्ट समस्याओं को समझने और उसके योग्य भाषा पर परिभाषित किया जाना चाहिए। तो जो हमारे को एबल हो कि हमको कौन सी भाषा में किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना, परिभाषित करना, मौजूद जानकारी पर आधारित। यह समस्या पिछले शोध और वर्तमान जानकारी से संबंधित होनी चाहिए। यह समस्या हमारी अलग तरीके की होती है, जैसे कि हम उस पर कोई भी जानकारी हमारी होती है तो मौजूदा टोटली ऑल ऑफ बेस ऑफ द रीजन नॉलेज हमारी होनी चाहिए। ठीक है। एंड द नेक्स्ट हमारी आती है समस्या का महत्व। समस्या का महत्व इसमें क्या है, देखिए समस्या का समाधान समाज या ज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सके उस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट मापने योग्य, समस्या को मापने में डाटा इकट्ठा करने योग्य होना चाहिए। एंड द नंबर 5 समस्या की सीमाएं, यह शोध करने के लिए समय, संसाधन और डेटा उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी इस तरीके की टोटली है। इसमें आपका आता है परिकल्पना का निर्माण। नेक्स्ट आपके यूनिट 5 उसका यूनिट 3 का यूनिट 2 का आपका नेक्स्ट टॉपिक परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना हाइपोथेसिस किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वह तार्किक और अस्थायी कथन जो अनुसंधान के उद्देश्य और समस्या से संबंधित होता है। परिकल्पना शोधकर्ता के विचारों और संभावनाओं को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। यह अनुसंधान के दिशा देने और डाटा संग्रह कर एवं विश्लेषण के लिए यह आधार प्रदान करती है। परिकल्पना की परिभाषा मैंने इसको भी बहुत लैंग्वेज में दिया है, गुड और हेड के अनुसार। परिकल्पना अनुसंधान के उद्देश्य और परिणामों के बीच संभावित संबंध को इस व्याख्या करती है। यह भी आपको कैसे भी करना है उस तरीके से आप दोनों लैंग्वेज में इसको कर सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में। देखिए आपका परिकल्पना निर्माण के चरण क्या है, हमको इसको स्टेप टू स्टेप ही करना होता है। पर अनुसंधान समस्या की पहचान हमारी उस पर समस्या पर आधारित होती है। अनुसंधान समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पहला चरण होता है। उसमें हम छात्रों को पढ़ाई में मोबाइल फ़ोन का प्रभाव क्या है, तो परिकल्पना उसके प्रभाव के अनुमान से करनी होती है। साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, पहले से उपलब्ध जानकारी शोध का जो अध्ययन करना आवश्यक है परिकल्पना के लिए, उसके संदर्भ में साक्ष्य प्रदान करना। मतलब कि साक्ष्य फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑफ द आपके जो है इफेक्ट्स, आपके साक्ष्य मतलब सबूत इकट्ठे करना होता है, उसके पिछले के साक्ष्य जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, उन चीज़ों को। एंड चर की पहचान, चर की पहचान क्या होती है, जैसे समस्या में शामिल स्वतंत्र चर हमारे जो और आश्रित चर होते हैं वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द आश्रित चर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपके डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो उसको हम देखते हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। मोबाइल फ़ोन स्वतंत्र चर होता है एंड पढ़ाई में प्रदर्शन करना आश्रित चर होता है, हम दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं पढ़ाई का प्रदर्शन करने के लिए। इस तरीके से आपका ये होता है। एंड द नेक्स्ट आपका है इसमें
संबंधों की परिकल्पना करना। शोधकर्ता संभावित संबंध या प्रभाव पर अनुमान लगाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन का अधिक उपयोग छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसमें हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। एंड सेकंड, हमारा जो मोबाइल फ़ोन का हमारा यूज है वह हमारा नेगेटिव नकारात्मक, मतलब कि इसने इसलिए बताया है कि रूप को प्रभावित करता है ताकि इसमें हमारे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए रिसर्च हमारी बहुत सारी तरीके की मोबाइल से गूगल पे सर्च करना, इंफॉर्मेशन लेना एंड मेथड्स अपना जो बहुत सारी चीज़ों को कर इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य और दायरों की स्पष्टता। इस परिकल्पना के अनुसंधान में उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करे कि परिकल्पना मापने और परीक्षण करने योग्य हो। नेक्स्ट, नंबर 6, आधिकारिक भाषा का उपयोग। आधिकारिक भाषा का उपयोग परिकल्पना को स्पष्ट, संक्षिप्त और तकनीकी भाषा में प्रस्तुत करें। तकनीकी मतलब उसका हम प्रयोग अपने टेक्निक या उसका यूज करने के साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है परिकल्पना के प्रकार। सकारात्मक परिकल्पना, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नकारात्मक हाइपोथेसिस, नेगेटिव एंड शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना एंड साम्य परिकल्पना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अच्छी परिकल्पना के विशेषताएं। सटीकता, आपकी जो परिकल्पना स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट और जटिल भाषा से बचना चाहिए। मापने योग्य, आपका टेस्टेबल, यह परिकल्पना को प्रमाणित या खारिज किया जा सके। उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिव, यह अनुसंधान को आपका जो से संबंधित होती है। प्रासंगिकता, परिकल्पना समस्या और अनुसंधान के संदर्भ में प्रासंगिक हो। सत्यापन योग्य, यह वेरीफाइबल, परिकल्पना को व्यवहारिक रूप से सत्यापित किया जा सके। लचीलेपन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यह हमारी यदि अनुसंधान में बदलाव की आवश्यकता हो तो उसे परिकल्पना संशोधित किया जा सकता है, किसी भी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। एंड आपका आता है इसमें उदाहरण के लिए हम परिकल्पना का शिक्षा परिकल्पना किस तरीके से करें, उसमें समूह चर्चा करके उपयोग छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य परिकल्पना, धूम्रपान हृदय रोग को जोखिम को बढ़ाता है। सामाजिक परिकल्पना, आपका जो हाइपोथेसिस होती है, सामाजिक सोशल आपकी हाइपोथेसिस होती है, वो कम आय वाले परिवार को शिक्षा प्राप्त करने की संभावना कम करती है। एंड पर्यावरण परिकल्पना, आपका इन्वायरमेंट हाइपोथेसिस, यह होती है कि प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंध करने में समुद्री प्रदूषण में कमी आएगी। पर्यावरण में किसी भी तरीके से पर्यावरण को हाइपोथेसिस करना इन्वायरमेंट को लेकर है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अनुसंधान डिजाइन। आपका अनुसंधान डिजाइन क्या है? यह अनुसंधान डिजाइन किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का ढांचा, फ्रेमवर्क को बताता है। यह अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुसंधान की रणनीति, डाटा संग्रह के तरीके और डाटा विश्लेषण की तरीके को एक व्यवस्थित और तार्किक योजना प्रस्तुत करता है। अनुसंधान डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान व्यवस्थित, संगठित और उसके उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाए। इसको भी डिफाइन किया है मैंने बहुत लैंग्वेज में, आप उसको देख सकते हैं कैंडिडेट डी बैली के अनुसार। ठीक है, एंड द नेक्स्ट आपका आता है, मैंने इसको बहुत लैंग्वेज में डिफाइन किया है। 2 एग्जामिनर ने इसको, राजीव मल्होत्रा ने भी इसको बताया है कि डिजाइन की पद्धति तय करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। एंड द नेक्स्ट आपका इसमें उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च डिजाइनिंग। डिजाइन क्या है? अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट करना होता है, समस्या समाधान के लिए उपयुक्त पद्धति का चयन करना होता है, अनुसंधान प्रक्रिया को व्यवस्थित और कुशल बनाना होता है। यस, नेक्स्ट डेटा संग्रह और विश्लेषण की त्रुटि को कम करना है, संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना होता है। एंड नेक्स्ट आपका आता है इसके घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च डिजाइनिंग। कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च डिजाइनिंग, देखिए इसका रिसर्च डिजाइनिंग क्या क्या है। अनुसंधान समस्या का स्वरूप क्या है, ये नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। इसमें अनुसंधान का उद्देश्य विचार किया जाता है समस्या का स्वरूप और अनुसंधान के अनुसार। डाटा संग्रह का स्रोत, द सोर्सेज ऑफ द डाटा कलेक्शन, प्राथमिक डाटा एंड द्वितीयक डाटा।
प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा का निर्धारण किया, कैसे किया जाता है। इसमें इसका निर्धारण इसके अनुसार ही करते हैं। डाटा संग्रह के तरीके, द मेथड्स ऑफ द डाटा कलेक्शन, सर्वेक्षण मतलब सर्वे, साक्षरात्मक कार, इंटरव्यू, प्रयोग तथा अवलोकन, एक्सपेरिमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, डाटा विश्लेषण की तकनीकी, आपका मात्रात्मक एंड गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव तकनीकी होता है। इसमें समस्या का समाधान को अपने दोनों तरीके से इसमें किया जा सकता है, समय और संसाधन, टाइम एंड रिसोर्सेज। अनुसंधान के लिए यह समय सीमा और उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करना होता है। प्रत्याशित समस्या, अनुसंधान के दौरान संभावित समस्या की पहचान और समाधान कैसे किया जाता है। एंड द नेक्स्ट आपका आता है अनुसंधान डिजाइन के प्रकार, वर्णनात्मक डिजाइन, विश्लेषणात्मक डिजाइन, प्रयोगात्मक डिजाइन, अन्वेषणात्मक डिजाइन, समानुपाती डिजाइन। ये अलग अलग तरीके के आपके इसमें मैंने डिजाइन ये है, मैंने इसको केवल इसके डिजाइन को ही बहुत लैंग्वेज में किया है, ये तो केवल आपको समझने के लिए है कि विश्लेषणात्मक एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें है आपका अनुसंधान डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान समस्या की परिभाषित करना, इसको मैंने आपको डिफाइन किया है बहुत लैंग्वेज में ही। लक्ष्य और उद्देश्य तय करना, डाटा संग्रह की विधि का चयन करना, संसाधनों का निर्धारण करना, डाटा विश्लेषण का योजना बनाना, परिणामों की व्याख्या करना। एंड विशेषता, लचीलापन, व्यवस्थित दृष्टिकोण, द मूल्य प्रभावी, पुनरावृत्ति, है ना, आपका ये नंबर 4 इसमें है। एंड द नेक्स्ट इसमें आपका ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये डालूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।